बच्चों, आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी गद्य खंड चैप्टर 2 बीस के दांत, इस कहानी को हम वन शॉट के रूप में इस वीडियो में पढ़ेंगे और इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन आंसर और उसके नेक्स्ट वीडियो में इसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। तो बच्चों, अगर आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे जिसमें हम श्रम विभाजन और जाति प्रथा पार्ट को वन शॉट और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर से सब पढ़ा चुके हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम है बीस के दांत, ठीक है। तो इस बीस के दांत की लेखक कौन है? तो नलिनी बिलोचन शर्मा। तो याद रखिएगा कि बीस के दांत की लेखक कौन है? नलिनी बिलोचन शर्मा। और ये क्या है? तो एक कहानी है। तो सबसे पहले हम इसमें इस बीस के दांत की लेखक परिचय के बारे में पढ़ेंगे कि लेखक का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इनके पिताजी कौन थे, माता का क्या नाम था। तो इसके बारे में चलिए पढ़ते हैं। तो बीस के दांत के लेखक कौन हुआ? नलिनी बिलोचन शर्मा। लेखक परिचय क्या है कि नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बंदरघाट में हुआ। तो क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछेगा कि नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो आपको जवाब देना है 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पटना के बदर घाट में हुआ था। बंदरघाट नहीं है, बदरघाट है, इस चीज़ को याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, वे जन्म से क्या थे? भोजपुरी भाषी थे। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि नलिनी बिलोचन शर्मा जो है जन्म से क्या थे, कि कौन सी भाषी थे? तो भोजपुरी भाषी थे, मतलब जन्म से हमेशा भोजपुरी बोलने वाले थे, ठीक। विदर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नलिनी बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था, तो आपको जवाब देना है पंडित रामावतार शर्मा। तो पंडित रामावतार शर्मा के बेटा कौन है? नलिनी बिलोचन शर्मा। इनके पिताजी का नाम था पंडित रामावतार शर्मा, ठीक है। ये चीज़ को याद रखिएगा। और इनकी माँ के जो नाम था, तो इनकी माता का नाम था रत्नावती शर्मा, इसको याद रखिएगा। उनके व्यक्तित्व निर्माण में पिता का बहुत ही ज़्यादा योगदान था, बहुत ही बड़ी भूमिका थी, इस चीज़ को याद रखिएगा। और पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नलिनी बिलोचन शर्मा जो है कहाँ से एमए किए थे, तो याद रखिएगा पटना के विश्वविद्यालय पटना के विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में क्या किए थे? एमए किए थे। ये दोनों विषय में, संस्कृत और हिंदी दोनों विषय में कहाँ से? पटना के विश्वविद्यालय से एमए किया था, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, सन 1959 में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए। और इनके अगर मृत्यु की बात करें तो 12 सितंबर 1961 ईस्वी में इनका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। तो आपको इसमें क्या याद रखना है कि जो पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? तो सन 1959 में ये पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने थे। इनका मृत्यु कब हो गया था? तो इनका मृत्यु जो हुआ था 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हुआ था। तो इसमें आपको याद क्या रखना है? इसमें आपको याद रखना है कि बीस के दांत क्या है? तो बीस के दांत कहानी है, इसका लेखक कौन है? तो नलिनी बिलोचन शर्मा है, ठीक है। इनके पिताजी का क्या नाम था? तो इनके पिताजी का नाम था रामावतार शर्मा। इनकी माता का क्या नाम था? तो माता का नाम था रत्नावती शर्मा, इसको याद रखिएगा। ये जन्म से क्या थे? तो ये जन्म से भोजपुरी भाषी थे, इसको भी याद रखिएगा। और इनकी निधन कब हुआ था? तो 12 सितंबर 1961 में इनका निधन हुआ था। और इन्होंने पटना के विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1959 ईस्वी में बने थे, इसको याद रखिएगा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इनका रचना के बारे में जानेंगे। तो देखिए, इनकी प्रमुख रचना में से सबसे ज़्यादा जो पूछता है एग्जाम में, वो दृष्टिकोण पूछता है कि दृष्टिकोण के लेखक कौन है। तो दृष्टिकोण के लेखक कौन है? नलिनी बिलोचन शर्मा। तो आप दृष्टिकोण को याद रखिएगा कि दृष्टिकोण का रचनाकार जो है नलिनी बिलोचन शर्मा है। उसके बाद साहित्य का इतिहास दर्शन इनका एक रचना है। तो उसके बाद आपका एक इम्पोर्टेंट है प्रेमचंद का अगर बात करें तो इसका रचनाकार कौन है? नलिनी बिलोचन शर्मा। ये दो तीन जो रचना है प्रमुख है, इसी को याद रखिएगा, यही एग्जाम में बहुत बार आता है। अब हम लोग इस पाठ का सारांश को पढ़ेंगे। जब आप सारांश को पढ़ लीजिएगा ना, तो इस पाठ से जो भी ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में आएगा उसको आप आसानी से कर सकते हैं और सब्जेक्टिव को भी आप कर सकते हैं। तो इस पाठ का सारांश को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप ध्यान से कहानी को समझिएगा, आपको आसानी शब्दों में याद हो जाएगा। तो पाठ का सारांश है, सेन साहब के बंगले पर नई मॉडल की कार आई है। आपको हम बताएंगे कि सेन साहब कौन थे, पहले समझिए।
सेन साहब के बंगले पर नई मॉडल की कार आई है। सेन साहब को चमचमाती अपनी कार पर नाज है। ठीक है। किसकी मजाल की गाड़ी के पास कोई चला जाए। सेन साहब को 5 लड़कियां सुशील और सभ्य दिखती थी। तो सबसे पहले समझिए कि सेन साहब के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। सेन साहब जो थे, सेन साहब एक तानाशाही व्यक्ति था। ठीक है। इनके 5 बेटी थी जो कैसी थी, सुशील और सभ्य थी। ठीक है। इनके पास एक गाड़ी था। ठीक है, काले कलर का, कैसा, काले कलर का गाड़ी था जो 7,500 का गाड़ी था। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि सेन साहब कैसे व्यक्ति थे, तो सेन साहब तानाशाही व्यक्ति थे, है ना, और घमंडी व्यक्ति थे। और उनको जो है किस कलर की गाड़ी थी, तो आपको जवाब देखना, आंसर में बताना है कि उनका जो गाड़ी का कलर था काला था। और गाड़ी का कीमत क्या था, तो 7,500। ये चीज़ को याद रखिएगा, है ना। सेन साहब के जो काला गाड़ी था उसका कीमत क्या था, 7,500 था। और इनकी कितनी पुत्री थी, तो 5 पुत्री थी। और कैसी थी, तो सुशील और सभ्य थी, जिसका कहीं भी तोड़ फोड़ में किसी तरह कोई हिस्सेदारी नहीं था। लेकिन इनका एक बेटा था, क्या नाम था उसका, खोखा, जिसका दूसरा नाम कासू भी था, जो बहुत ही नटखट था। ठीक है ना, बहुत बदमाश था। तो आगे हम आपको पढ़ाएंगे, पहले चीज़ को समझिए। सेन साहब कैसे व्यक्ति थे, तानाशाही व्यक्ति थे, है ना। और इनका एक गाड़ी था जो काले कलर का था, कितना का था, 7,500 का था, जिस पे उसको अपने चमचमाती हुई कार पर क्या था, बहुत ही नाज था। अगर कोई उसको छू भी देता था तो वो दंड स्वरूप उसको सजा देते थे, वो उसको अपराध मानते थे। ठीक है। किसी का मजाल नहीं था कि इस गाड़ी के पास वो चला जाए। ठीक, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेन साहब की 5 लड़कियाँ सुशील और सभ्य दिखती थी। कहीं भी किसी भी तोड़-फोड़ में उसकी कहीं कोई भागीदारी, हिस्सेदारी नहीं थी। परंतु सेन साहब का एक बेटा अत्यंत नटखट और सेन साहब से दुलार से बिगड़ा हुआ था। ठीक है। सेन साहब के अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते थे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि किसकी तोड़-फोड़ में कोई भागीदारी नहीं थी, तो याद रखिएगा किसकी, सेन साहब की बेटी की। और सेन साहब का बेटा जो था उसका क्या नाम था, तो खोखा था। आगे आपको नाम पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है। खोखा का दूसरा नाम क्या था, कासू था। सेन साहब उसको क्या बनाना चाहते थे, सेन साहब जो उसको इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्यों बनाना चाहते थे, क्योंकि वह तोड़-फोड़ ज़्यादा करता था, तोड़-फोड़ में उसको ज़्यादा भागीदारी था। तो उनको लगता था कि मेरा बेटा जो है कुछ अनुसंधान यानी कुछ रिसर्च यानी खोज का काम कर रहा है, उनको अच्छा लगता था। ठीक है। तो उनके लाड़ प्यार से वो बिगड़ा हुआ बेटा था। उसके बाद देखिए, इंजीनियर बनाना चाहते थे। उसके बाद जो उनकी महत्वाकांक्षा का दीवा स्वप्न जैसा ही था, मतलब वो दिन में ही समझिए कि दीवा स्वप्न का मतलब क्या है, वो दिन में ही सपना देखते थे कि मेरा बेटा क्या बने, इंजीनियर बने, है ना। क्योंकि बेटा यदि कुछ तोड़ भी देता था तो उनको लगता था कि वह मानो मेरा बेटा कुछ अनुसंधान मतलब कुछ खोज का काम कर रहा है, ऐसा उनका सोच था। इसलिए वो इंजीनियर बनाना चाहते थे। ठीक है। कासू नाम का वह उद्दंड बच्चा था, मतलब बदमाश बच्चा था। ठीक है। कभी गाड़ी की बत्ती फोड़ देता था तो कभी चक्के की हवा निकाल देता था, लेकिन सेन साहब के लिए यह आनंद की बात होती थी। बहुत ही बदमाश था। कभी क्या करता था, तो गाड़ी को बत्ती फोड़ देता था, हेडलाइट फोड़ देता था, तो कभी हवा निकाल देता था। तो सेन साहब को लगता था कि मेरा बेटा कुछ उद्यम काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। सेन साहब के लिए वो आनंद का विषय था। ठीक है। जिसके कारण वो बिगड़ा हुआ था। उसके बाद देखिए, ये तो आपका एक तरफ की बात है। अब दूसरी तरफ उसी की फैक्ट्री में एक काम करने वाला किरानी था, जिसका नाम क्या था, गिरधर था। तो देखिए, गिरधर के परिवार के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। दूसरी तरफ गिरधर उनकी फैक्ट्री का किरानी है, जो अपने परिवार के साथ फैक्ट्री के अहाते में एक कोने में रहता था। तो देखिए, गिरधर कौन है, तो गिरधर एक किरानी है। और वो कहाँ पे काम करता था, तो सेन साहब के फैक्ट्री में काम करता था। ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछता है। और अपने परिवार के साथ वो जो है फैक्ट्री के कोने में रहा करता था। गिरधर का 5 वर्षीय बेटा मदन ने जब कार को देखा तो उसकी लालसा हुई। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गिरधर लाल का जो बेटा था वो कौन था, तो मदन था। मदन किसका बेटा था, तो गिरधर का बेटा था। कितना वर्ष का था, तो 5 वर्ष का बाद था। इस चीज़ को याद रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा। तो जब वो पहली बार ना कार को देखता है, तो गिरधर के 5 वर्षीय बेटा जो है मदन, जब कार को देखता है तो उसको भी लालसा होती है। यानी छोटा बच्चा था, 5 वर्ष का बच्चा था, तो उसको भी लालसा होती है कार छूने की।
जो बाल सुलभ था, कहने का मतलब है कि सभी बालक में ये स्वाभाविक सा गुण है कि किसी चीज़ को देखता है तो उसको छूने का लेने का मन करता है, जो बाल सुलभ है, तो उसको भी छूने का जिज्ञासा होती है। वो जैसे ही कार को छूने ही जाता है तो ड्राइवर उसको क्या कर देता है, मना कर देता है, उसे डांट कर भगाना चाहता है। उसी के बीच मदन की वहाँ पे क्या आ जाती है, माँ आ जाती है। ठीक है, जब वो छूने जाता है तो ड्राइवर उसको क्या करता है, मना करता है। फिर भी वो बच्चा है तो छूने की जिज्ञासा करता है, चाहता है, तो ड्राइवर उसको क्या करता है, डांट कर भगाना चाहता है। उसी के बीच में मदन की माँ आ जाती है। ड्राइवर और मदन की माँ के बीच बहस सुनकर सेन साहब बाहर आ गए। जब वो दोनों के बीच विवाद होने लगता है तो सेन साहब बाहर आ गए। ड्राइवर ने कहा, यह लड़का बार बार गाड़ी की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहा है। जब सेन साहब पूछे कि क्या बात है, तो ड्राइवर बोलता है कि यह लड़का जो है बार बार गाड़ी की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहा है। मैंने इसे मैंने इसे हटा दिया तो यह औरत जो है आकर मुझसे लड़ाई कर रही है। दूसरों के बच्चों के द्वारा गाड़ी छूने का प्रयास करना भी सेन साहब के नज़र में क्या था, अपराध था। हम पहले भी आपको बता दिए हैं कि दूसरों की नज़र में गाड़ी को छूना सेन साहब के नज़र में क्या था, अपराध था। दंड स्वरूप गिरधर को बुलाकर उसको फैक्ट्री में काम छोड़ने का, आवास खाली करने का आज्ञा मिलती है। तो वो दंड स्वरूप क्या करते हैं, गिरधर के पिता को बुलाते हैं और फैक्ट्री से बोलते हैं कि काम छोड़ दो और आवास आज खाली कर दो। उसी दिन संयोग से एक घटना घटती है। देखिए आगे लिखा हुआ है कि उसी दिन एक घटना घटती है। कासू अपने बंगले से निकलकर सड़क पर लट्टू नाचती लड़कों से लट्टू नचाने के लिए मांगता है। उसी दिन क्या घटना घटती है कि कासू जो है बंगले से जब निकलता है ना, तो सड़क पर लट्टू का खेल होते रहता है। ठीक है, तो लट्टू नचाने के लिए उसको भी मन करता है, तो वो वहाँ पे जाता है तो लट्टू नचाने के लिए मांगता है। और लड़का को जो सरदार था वहाँ पे मदन था। जब वहाँ पे जो खेल हो रहा था तो उसका जो सरदार था, मेन लीडर कौन था, मदन था। कासू और मदन के बीच द्वंद्व छिड़ता है। किस बात से छिड़ता है, लट्टू को खेल के लिए छिड़ता है ना, लट्टू खेलने के लिए द्वंद्व छिड़ता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये चीज़ को याद रखिएगा। तो कासू बोलता है कि हमें भी खिलाओ, मदन बोलता है कि नहीं, तुम्हें हम नहीं खिलाएंगे। इसी बात से दोनों के बीच क्या होता है, मार होता है। तो कासू मार खा जाता है, जिससे उसके दो दांत टूट जाते हैं। किसका, कासू को। किसके हाथ मार खाता है, मदन के हाथ मार खाता है। तो मदन जब उसको मारता है तो उसके दो दांत टूट जाते हैं। मदन रात 8-9 बजे पीछे के दरवाजे से घर में घुसा। देखिए मदन जो था ना, छोटा बच्चा था, तो अक्सर पिता के हाथों मार खाता था। तो जब उसको दांत तोड़ दिया तो उसको लगा कि आज भी हम पिता के हाथ से क्या खाएंगे, मार खाएंगे। तो वो डरा हुआ था। तो डर के मारे दरवाजे के पीछे से वो घर पे घुस गया। उसे लगा कि आज भी हमको मार लगेगा। पहले रसोई में जाकर भरपेट खाना खाया, फिर माता पिता के परस्पर होते हुए बात को सुनने लगा, जिससे पता चला कि पिताजी को फैक्ट्री से छुट्टी मिल गई है। ठीक है, मकान भी खाली करने के लिए कहा गया, ऐसा वो सुनता है। मदन के बारे में कोई बात नहीं हो रही थी, वो समझ जाता है कि मेरे बारे में कोई बात नहीं हो रहा है। मदन समझ गया कि पिताजी हमारे ऊपर गुस्सा नहीं है। वह दबे पाँव से जब सोने चला तो पैर से उसका बर्तन क्या होता है, टकरा जाता है, जिसके आहट पाकर गिरधर के पापा जो मदन के पापा है गिरधर, वो कमरे में आ जाते हैं और आकर मदन को देखकर उसको उठाकर, है ना, मदन को शाबाशी देते हैं और कहते हैं कि शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है जो कुछ नहीं कर पाया और तूने तो खोखा का दो दो 20 के दांत तोड़ डाले, कहते हैं और बोलते हैं और हंसने लगते हैं, हा 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 हा। तो देखिए इस कहानी को समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप इस कहानी को समझ जाते हैं तो आपके लिए ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, बहुत ही ईजी हो जाता है। और बहुत ही वन शॉट में आपको हम कहानी को समझाया है, बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाया है। तो यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है कि लट्टू का खेल का सरदार कौन था, तो मदन था। किसने खोखा का दो दांत तोड़ दिया, तो मदन ने तोड़ दिया। ठीक है, क्यों तोड़ दिया, तो लट्टू के खेल में भागीदारी लेना चाहता, तो वो मना करता था। तो वो नहीं माना तो दोनों के बीच द्वंद्व छिड़ता है और उसका दांत तोड़ देता है। कैसा दांत तोड़ा, तो मानो दो 20 का दांत तोड़ दिया। ठीक है, इस तरह आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में। और मदन किसके हाथ अक्सर मार खाता था, तो अपने पिता के हाथ मार खाता था। कितने साल का था, तो 5 साल का था। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार हम इस वीडियो में इस पाठ के सारांश को पढ़ लिए, कहानी को पढ़ लिए। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को करेंगे। तो धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।